मुझे किस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई मेरे साथ फ्रॉड ना कर दे? ऐसे कई सारे लोगों के साथ हुआ भी है, कई सारे केसेस सामने भी आते हैं कि एक ही प्लॉट को 2-3 लोगों की रजिस्ट्री करवा दी, 2-3 लोगों को बेच दिया। हाँ, एक ही प्लॉट को। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बिल्डर बोल देते हैं इंटरेस्ट फ्री EMI, अब वो लोगों को लगता है भाई 2-3 साल तक मेरे को टाइम मिल रहा है पेमेंट करने का और वो मिल नहीं रहा। अगर आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री से आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है। और जैसे लोग प्रॉपर्टी में निवेश क्यों करते हैं? तो जितने भी मिलीनियर्स है या बिलीनियर्स है, उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो है वो रियल इस्टेट से ही रहा है, प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। हाँ, रियल इस्टेट जो है, मतलब पेंडेमिक में भी अगर मैं बताऊं, कोरोना आया, कई सारी चीज़ें आई, तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो पैसा जो निवेश करा गया था वो रियल इस्टेट में ही निवेश किया गया था। रियल इस्टेट में आज इन्वेस्ट कर रहा है तो 5 साल बाद उसे क्या रिजल्ट मिल सकता है? आपको जगह का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जब चीज़ें डेवलपिंग फेस में होती है तो अप्रिसिएशन बहुत अच्छा होता है, जब चीज़ें बस जाती है तो उतना अच्छा अप्रिसिएशन होता नहीं है। प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है, घटता है, ऐसा क्यों होता है? ये क्योंकि जो एप्रिसिएशन है, जो आप ज़मीन में पैसा लगाते हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ होती है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं रियल इस्टेट को लेके, जो कि हम रियल इस्टेट कैसे करें। रियल इस्टेट में अगर मुझे रियल इस्टेट करना है या प्रॉपर्टी परचेज़ करना है या बेचना है तो हम इसको कैसे करें, और रियल इस्टेट में हमें आगे बढ़ने के लिए हम इस सब के बारे में आज हम जानेंगे सर्वेश सर से, जो कि हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। हेलो सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में जी। तो आपने ये जर्नी, जो रियल इस्टेट का जर्नी है, आपने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया? ये शुरुआत जब हुई थी हमारी तो हाँ। पेंडेमिक था, कोरोना का टाइम चल रहा था। हाँ। और जॉब वगैरह कर रहे थे, तब छोड़ दी थी जॉब। उसके बाद हमने ये काम शुरू किया और करते करते जैसे तैसे हमने मेरे कोई फ्रेंड था, वो बता रहा था कि भाई एक रियल इस्टेट की एक कंपनी है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और इतना वो कमीशन देते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो एक बार आप चलो, एक बार देख लो कैसा है। तो फिर उसके बाद हमने ज्वाइन किया। इससे पहले मैंने क्रोमा में जॉब करी, Shaadi.com में, बहुत सारी जगह पे करा टेम्परेरी। हालांकि अपना एक ये था कि ज़्यादा सुनना पसंद था नहीं, तो इसलिए जॉब अपने से हुई नहीं। हाँ। हाँ, तो उसके बाद फिर जैसे तैसे इस इंडस्ट्री में आए और आज काफ़ी अच्छा हम इसको कर रहे हैं। और जब बस ये है कि जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम पे हम, मतलब एक जजमेंट होता है ना, हाँ। वो नहीं था कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी है। इसका आज के टाइम में लोगों को ध्यान रखना चाहिए अगर कोई नया बंदा चालू कर रहा है इस चीज़ को, तो ठीक है। तो उस टाइम पे हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज था नहीं। उस टाइम पे क्या था कि हाँ भाई सेल आ जाए पहले, तो ये बड़ी बात है। तो एक कंपनी थी, वो अपना गाड़ी वगैरह भी देती थी विजिट कराने के लिए, तो जैसे तैसे हमने उनके साथ ज्वाइन कर लिया हमने। और करते करते फिर उसके बाद पहली सेल आई, और सेल आने के बाद फिर उसकी मार्केटिंग वगैरह ये सब चीज़, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डिजिटल मार्केटिंग से था, मैंने सीख रखा था, ठीक है। तो उसको सीखने के बाद फिर उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और करते करते फिर अच्छा करने लगे, धीरे धीरे ग्रो कर। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया का इसमें मेरा बड़ा सपोर्ट रहा है, क्योंकि आज के टाइम में अगर सोशल मीडिया नहीं होता शायद मैं नहीं हो कर पाता कुछ। हाँ, सोशल मीडिया का आज एक तो बहुत कम रेट है अभी, अगर आपको ग्रो करना है तो सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत कम टाइम में आप कर सकते हो ग्रो। उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे टीवी पे और जगहों पे एडवर्टाइजमेंट इतनी महंगी है, बैनर ऐड इतने महंगे हैं, सोशल मीडिया भी सस्ता है। हाँ। आने वाले टाइम में बहुत महंगा हो जाएगा, तो बेस्ट टाइम है अगर आप सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट करते हो अपने लिए, तो जो सब्सक्राइबर, जो फॉलोअर्स आप अपने लिए बना रहे हो, वो अच्छा अप्रिसिएशन देंगे आने वाले टाइम में आपको। जैसे आपका फर्स्ट सेल आया था, जी। उस सेल को आने में आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जैसे कोई अपना एक सेल आता है ना, वो इंसान इतना स्ट्रगल करता है किसी तरह आ जाए, किसी तरह मेरा सेल आ जाए, तो आपको उस एक सेल लाने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? पहली सेल की अगर मैं बताऊं तो जैसा कि मैंने क्या होता है ना, पहली अगर मैं टाइम की बताऊं तो मुझे 6-7 महीने लग गए पहली सेल क्लोज करने पहली में। सेल लाने में? हाँ, पहले इतनी मेहनत करते रहे, सारा कुछ था, फिर ये एक बार तो ऐसा मन हुआ यार क्या कर रहे हैं, मतलब फालतू में जॉब छोड़ दी थी। फिर ठीक है, घर में पैसों की भी ज़रूरत रहती है, बहुत सारी चीज़ें, तो घर वाले बोले पहले कुछ तो देता था, अब तो कुछ भी नहीं दे रहा तो एक ये चीज़ें थी, तो सारा कुछ हो गया। और घर में बहन की शादी वगैरह भी थी, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि यार ये काम वाम तो कर नहीं रहा है, ठीक है, कोई फ़ायदा है नहीं। तो कहीं ना कहीं एक लड़का होने के मुकाबले आपको ऐसा फील होता है कि यार मतलब क्या कर रहे हैं हम। और 6 महीने तक कुछ नहीं, कोई अर्निंग नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, बस करते रहे जैसे तैसे, नहीं चलो कभी तो आएगी सेल, करते रहेंगे, हाँ। ठीक है। तो पहली सेल जब आई तो, और थोड़ी बहुत जो सेविंग्स थी सारी ख़त्म हो चुकी थी,
दोस्तों से लिया था, और शायद मेरी ये सेल नहीं आती तो शायद अगले 2-4 महीने में सही में दोबारा जॉब पकड़ लेता। और उसके बाद पहली डील क्लोज होती, फिर जो भी कमीशन वगैरह हमारा आया था उस टाइम पे, अब तो हम एक्सक्लूसिव लेकर चीज़ों को करते हैं। उस टाइम पे एज अ डीलर ही स्टार्ट किया था। तो बस वो जो कमीशन आया, फिर मार्केटिंग फंड आया थोड़ा, उसको मार्केट करने लगे। मार्केट करते करते फिर चीज़ों को बहुत मतलब कि रफ्तार जो कहते हैं ना, पैसा आने के बाद रफ्तार से आ गई। तो पिछले 2-4-5 सालों में मतलब रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ी हमारी। जैसे आपकी पहली सेल जब आई तो कितना आया और आपको उससे क्या मोटिवेशनल मिला? जैसे बोलते हैं ना कि मेरा पहला सेल आ गया, इतने दिन बाद आया, अब मैं इसे छोड़ दूंगा, इससे कोई प्रॉफिट नहीं, 4-5 महीने अब मैं स्ट्रगल करने के बाद मेरा एक सेल आया है तो फिर मैं छोड़ दूंगा, दूसरा जॉब करूंगा। तो उससे आपको एक सेल आने से क्या मोटिवेशनल मिला? ये तो सर अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मान लो आपको पहली सेल आई, पहले जब खाली जेब आप इतनी मेहनत कर सकते हो, तो पैसा आने के बाद मुझे तो लगता है आपको मेहनत जो है डबल कर देनी चाहिए अपनी। डबल कर देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि अच्छा फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पे वीडियोस बनाने के लिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल। और माइक्स ढंग का नहीं था, माइक वगैरह हम यूज़ करते थे ऐसे ही, मतलब बोया वगैरह का इन सब का, ठीक है, 2-4-500 में आ जाता था। तो एक होता है स्ट्रगल का टाइम, उस टाइम पे आप जो मेहनत करते हो ना, जब आपके पास कुछ नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, लेकिन जब फाइनेंशियल सपोर्ट आता है तो उसके बाद आपको अपनी मेहनत को बढ़ा देनी चाहिए। और क्या। हाँ, क्योंकि कहते हैं जब अच्छा समय चल रहा है ना, तो फिर वो अच्छा तभी अच्छा चलेगा जब आप अपनी मेहनत को उसके बढ़ाते रहोगे। तो जब पैसा मेरे पास आया, जब मेरी पहली डील हुई, तो मैंने सारा पैसा मार्केटिंग पे लगा दिया। क्योंकि जब आप के पास कोई कहीं से पैसा आता, कहीं से फंड आता, आपने दोस्तों से उधार ले रखा है, इधर उधर से कर रखा है, तो आप पहले उन सबका उधार चुकाओगे, ये तो करोगे, आप भी मेरी जगह होगे। बिल्कुल। तो मैंने सारा पैसा मार्केटिंग पे लगाया था, और करते करते फिर आज के टाइम में अगर मैं बताऊँ तो जो एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, ये मतलब जो मेरे सीनियर्स थे वहाँ पे, उन लोगों से जैसे मैं जाता था, मेरा कोई क्लाइंट आता था पहले, ठीक है, तो मैं ला करके जो मेरे सीनियर्स थे उनके साथ बिठा देता था। तो अब क्या होता था कि उसमें दिक्कतें आती थी कि वो जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे मेरी तरह और भी लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल। वो भी ले जाके अपने कस्टमर उनके सामने बिठाते थे। अब उनमें से कोई एक भी कस्टमर अगर नेगेटिव है ना, तो बाकियों को नेगेटिव कर देता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो फिर एक दिन के बाद फिर एक दिन मेरे माइंड में आया, कस्टमर ख़राब हो चाहे जो भी हो, काम तो अब मैं खुद, मतलब क्लोजिंग पे अब मैं खुद बैठूंगा, खुद बैठूंगा। सीखेंगे ही, नहीं होगा नहीं होगा, हटाओ देखी जाएगी। तो फिर उसके बाद मैंने खुद क्लोज पे बैठने लगा, और जब मेरी पहली डील हुई तो मतलब एक ऐसा लगा, मतलब कि पूरी रात सोया नहीं था मैं तो मतलब अब मैं ये सोच रहा था यार सही में मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, ऐसा लग रहा था। तो फिर बस उसको फिर मार्केटिंग पे लगाते रहे, फिर 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे करके डील्स आती रही। फिर और भी कई सारी चीज़ शुरू करी। अभी जो है एक advice.com से हमने मार्केटिंग फर्म स्टार्ट करी स्पेशली फॉर रियल इस्टेट। उसमें हम क्या करते हैं, जो रियल इस्टेट्स के ही जो मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम एक्सक्लूसिव उनको मार्केट करते हैं। हम जो डीलर है, जो यंगस्टर है, जो नए नए रियल इस्टेट में आए, उनको अपना काम करना है, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अपना जो भी ऑफिस वगैरह है सारा सेटअप हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे लगती है ना कि चमत्कार टाइप की। हाँ। मेरे को तो वैसे ही लगता है, अपने पिछले 3-4 सालों में जो हुआ है। अच्छा। हाँ। जैसे लोग प्रॉपर्टी में निवेश क्यों करते हैं? ज़्यादा मोस्टली लोग प्रॉपर्टी में ही जा रहे हैं। सब नहीं करते प्रॉपर्टी में निवेश, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो जितने भी मिलीनियर्स है या बिलीनियर्स है, उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो है वो रियल इस्टेट से ही रहा है। प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। हाँ, कनेक्शन रहा है उनका थोड़ा बहुत, ठीक है, या कैसे भी हो रहा ही है मोस्टली जो है। क्योंकि रियल इस्टेट जो है, मतलब पेंडेमिक में भी अगर मैं बताऊँ, कोरोना आया, कई सारी चीज़ें आई, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो पैसा जो निवेश करा गया था वो रियल इस्टेट में ही निवेश किया गया था। जहाँ पर क्यों मार्केट तो गिर चुकी थी पूरी तरह से, सब ने अपना पैसा निकाल के सब ने प्रॉपर्टी खरीदी। तो उस टाइम पे मेरी बहुत अच्छी, मतलब मैं भी बहुत माल बेचा था, एज अकेले होने के बावजूद भी मैं बहुत सेल की थी मैंने उस टाइम पे प्रॉपर्टी। और बाकी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा निवेश जो है लोग प्रॉपर्टी में करते हैं। लोग एक मतलब एक नॉर्मल माइंड सेट हो जो होगा वो सोचेगा कि अरे नहीं, मार्केट गिरी पड़ी है, प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करे, ये करे वो करे। बट जब मार्केट गिरी होती है, फिर जब मार्केट बेकार होती है, वो इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट टाइम होता है। और प्रॉपर्टी में लोग सबसे ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे लो रिस्क जो है ये एसेट है, आपको जो है मतलब सेफ़ इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं हम इसको। बाकी म्यूचुअल फंड या
आपका स्टॉक्स के मुकाबले जो है, बट आपको थोड़ा बहुत चीज़ों का ध्यान इसमें भी रखना पड़ता है, लीगलिटी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ और सिर्फ रियल इस्टेट नहीं, और भी बहुत सारे तरीके, बट डिमांड एंड सप्लाई का गेम है सारा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कहीं पे डिमांड नहीं है तो उसका कहीं मतलब कि कोई अप्रिशिएशन ही नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है उस जगह की, ठीक है। अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे या गुड़गांव के आसपास की या फिर नोएडा की बात करूँ, जब तक उस लोकेशन की डिमांड नहीं आएगी, जब तक लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे वहाँ पे हाँ प्रॉपर्टी बिल्कुल में, नहीं तब तक करेंगे, वहाँ का अप्रिशिएशन कैसे होगा? बिल्कुल। ठीक है, तो डिमांड जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है पूरा। ऐसा नहीं बोल सकते कि म्यूचुअल फंड बेस्ट है, रियल इस्टेट बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक्स बेस्ट है। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है सारा। जहाँ पर भी डिमांड ज़्यादा, जैसे कि अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे ज़्यादा डिमांड चल रही है, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी की मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कई सारे डेवलपर्स, और जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ फ्रॉड भी ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो गलत लोगों को से कैसे बच सके हम, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। जैसे घर खरीदते समय या कोई लैंड खरीदते समय, या हम कोई क्या बोलते हैं फार्म हाउस खरीद रहे हैं, तो मुझे किस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई मेरे साथ फ्रॉड ना कर दे? यमुना एक्सप्रेसवे की अगर मैं बताऊँ या फिर गुड़गांव सोना की बताऊँ, कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डॉक्यूमेंट को पूरा तरह से चेक करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए आप जैसे अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ज़मीन हर तरह का इंसान खरीदता है, ठीक है। तो अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो ज़मीन में आपको देखना पड़ेगा कि उस ज़मीन का एक्चुअल मालिक कौन है, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कहीं ज़मीन, ठीक है, नोएडा में देख रहे हैं, या फिर अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे देख रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस ज़मीन का एक्चुअल मालिक है कौन, ठीक है। उसके लिए आप यूपी भूले की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आप किसी डेवलपर से खरीद रहे हैं तो उस डेवलपर की हिस्ट्री आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसने पहले पास्ट के कुछ सालों में कितने प्रोजेक्ट डिलीवर करे, और इससे पहले जो है उन्होंने जो है जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया है, ठीक है, वहाँ पर इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया है या वो वैसे का वैसे ही पड़ा, डेवलपमेंट करवाया ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वैल्यू, क्योंकि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, अप्रिशिएशन ही नहीं होगा, फिर तो मतलब डेवलपमेंट नहीं होगा तो उस पर मतलब अप्रिशिएशन कैसे हो जाएगा फिर, बिल्कुल। ठीक है। तो कई सारे डेवलपर ऐसे भी है जो कि फ्री होल्ड के नाम पे एग्रीकल्चर ज़मीन बेच रहे हैं, और उन सब लोगों से आपको थोड़ा बच कर रहना पड़ेगा। इसके लिए आप एक कंसल्टेंट की एडवाइस ज़रूर लिए, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। जी। ये बताइए कि किराए पे रहना सही है या खुद का घर लेना सही है? देखिए, आज के टाइम में अगर मैं बताऊं तो खुद का घर तो बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं नहीं है तो कहीं तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं, आपका जो मेन जन्म स्थान है, जहाँ पे आपके दोस्त है, जहाँ बचपन बीता है, वहाँ पे आपका घर है, बाकी आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है और घर लेना वो अलग चीज़ है। अगर आप शौक है, अगर मान लो कहीं रहना, भाई मेरे को पहाड़ों में रहना, कहीं गंगा, ठीक है, और किसी का ऐसा शौक है कि फार्म हाउस चाहिए मेरे को, तो अपना शौक पूरा करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच कर देखें, तो घर जो है एक लाइबिलिटी है, बेशक है, ठीक है। क्योंकि जो एप्रिसिएशन है, जो आप ज़मीन में पैसा लगाते हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ होती है वो ज़मीन से सबसे ज़्यादा होती है, और कमर्शियल से भी होती है। लेकिन कमर्शियल और रेजिडेंशियल में भी कन्फ्यूजन रहती है काफ़ी सारे लोगों को कि रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करें, कमर्शियल में करें, हाँ। ठीक है। तो कमर्शियल का क्या होता है कि अगर मान लो कमर्शियल चलता किस वजह से, वो भी तो रेजिडेंशियल की वजह से ही चलता है, बिल्कुल। ठीक है। रेजिडेंशियल नहीं तो फिर कमर्शियल कैसे चलेगा? अब क्या होता है कि अब मान लो जैसे नोएडा एक्सटेंशन का एरिया है, सेक्टर 1, ठीक है, वहाँ पर रेजिडेंशियल से ज़्यादा जो है ना वो कमर्शियल बन चुके हैं, क्योंकि अभी एक हाइप बन चुकी है कि भाई जो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कमर्शियल में करो, ये हाइप एक अलग ही बन चुकी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अच्छी जगह पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन कमर्शियल में भी अच्छा अप्रिसिएशन होता है, रेजिडेंशियल के मुकाबले बहुत अच्छा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ पे लोग कितने हैं, ठीक है। अब लोग ही उतने नहीं है, आपने कमर्शियल लेकर के बैठ गए वहाँ पर, और या फिर कहीं ऐसी जगह पर कमर्शियल ले लिए जो नई नई टाउनशिप डेवलप हो रही है, ठीक है। अब उसको वहाँ पे लोगों को आने में अगले 4-5 साल तक कुछ नहीं होगा, तो आप कमर्शियल करोगे, कोई रेंट तो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो कमर्शियल की जो इन्वेस्टमेंट है वो रेजिडेंशियल से जुड़ी हुई है, आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे लोग कितने। अगर कहीं पे ऐसा है कि कमर्शियल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग बहुत कम है, बिल्कुल। जैसे नोएडा मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सटेंशन का सेक्टर 1 का एरिया है, वहाँ पे कई सारे जो मॉल के अंदर के जो ऑफिस बने हुए सारे खाली पड़े हुए हैं। जिन लोगों ने उनको सेल किया था, ये बता के सेल किया था कि आपको जो है यहाँ पे इतने का रेंट मिलेगा, इतना अच्छा अप्रिसिएशन होगा, 8-8 हज़ार रुपये के वहाँ पे कैबिन मिल रहे हैं, ठीक है, और पूरे खाली पड़े हुए, कोई यूज़ नहीं कर रहा उसे,
ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर कमर्शियल में कर रहा हूँ तो वहाँ पे लोगों की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, और अगर मैं रेजिडेंशियल में कर रहा हूँ तो उसका जो आने वाला फ्यूचर है वो कैसा है, क्योंकि जो अप्रिसिएशन है वो आपको जो डेवलपिंग फेस होता है, डेवलपिंग फेस में आपको ज़्यादा अच्छा अप्रिसिएशन होता है, जब चीज़ें बन जाती है, बस जाती है, फिर कहाँ का अप्रिसिएशन। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी लीगलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डॉक्यूमेंट वगैरह सारे चेक करिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी लीगल एडवाइज़र की आप सलाह ले सकते हैं, वो आपको काफ़ी अच्छे से बताएगा इस बारे में। मोस्टली अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे हम्म। कि इंटरेस्ट फ्री EMI लोन करा लो, प्रॉपर्टी ले लो, तो इसमें क्या ये तो सही- मतलब मेरे को लगता है पूरा टोटली स्कैम है ये, ठीक है, खास करके ये जो 2-3 साल की जो किस्तें दे रहे हैं ना लोग, ये हाँ। टोटली स्कैम है ये, बिल्कुल। क्योंकि आप ज़मीन के जो मालिक बनते हो मोटेशन की वजह से बनते हैं। जैसे रजिस्ट्री आपने कहीं पे प्लॉट परचेस किया है और आप रजिस्ट्री से उस ज़मीन के मालिक नहीं बनते, आपकी जब तक दाखिला खारिज या मोटेशन जिसको हम बोलते हैं, जब तक वो नहीं हो जाता। अब ये जो किस्तों वाले जो लोग हैं, डेवलपर है, ये क्या करते हैं कि कस्टमर को बोलते हैं कि भाई आप 50% 60% पैसा दे दो, आपकी जो हम रजिस्ट्री करवा देंगे, रजिस्ट्री करवा देंगे। ठीक है, और बाकी का पैसा आप देते रहो किस्तों में 2-3 साल तक। बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि इसके बीच में कोई दूसरा पर्सन आता है, वो बोलता है भाई मैं पूरा 100% पैसा दे रहा हूँ, ये प्लॉट मुझे दे दो। मुझे दे दो। वो प्लॉट उसको भी दे देगा, ठीक है, उसके नाम पे भी रजिस्ट्री होगी, उसके नाम पे भी रजिस्ट्री होगी, ऐसे करके उसी प्लॉट पे अब आपको बोलेगा कि भाई मोटेशन हम देंगे, तब जब आपका पूरा पैसा आ जाएगा। 1.5-2 साल तक तो आपको कुछ पता नहीं है इस बारे में, आप दो साल तक किस्तों तो दे ही रहे हो ना, कुछ पता है इसके बारे में? कुछ नहीं पता। तो अब क्या होता है कि इसीलिए सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होते हैं, जो किस्तों वाले प्लॉट होते हैं, स्कैम सबसे ज़्यादा इन्हीं पे होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो डेटा जाता है वो मतलब मोटेशन होने के बाद, नाम चढ़ने के बाद होता है कि आप पूरी तरह से मालिक है इस प्लॉट के, ठीक है, लेकिन जब तक आपका मोटेशन नहीं है, आप उस प्लॉट के मालिक नहीं होते, रजिस्ट्री जो है वो मालिकाना हक आपको नहीं देती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, खास करके जो किस्तों वाले प्लॉट है इनसे बचिए। आप लोन की तरफ जा सकते हैं, लोन करवा लीजिए। हाँ, ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट उसमें देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सेफ रहेगा उसके मुकाबले, ठीक है। तो किस्तों के चक्कर में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग इन चीज़ों से बचें, ठीक है। किस्तों जितने फ्रॉड आज के टाइम पे किस्तों पे हो रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा अभी आसपास में कहीं हो रहे हैं। मोस्टली आजकल सब लोग EMI पे ही ले रहे हैं। हाँ, तो ये गलत है। मतलब आप लोन करवा सकते हैं, ये क्या बिल्डर बोल देते हैं इंटरेस्ट फ्री EMI, अब वो लोगों को लगता है भाई 2-3 साल तक मेरे को टाइम मिल रहा है पेमेंट करने का और वो मिल नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री से आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है। ऐसे कई सारे लोगों के साथ हुआ भी है, कई सारे केसेस सामने भी आते हैं कि एक ही प्लॉट को 2-3 लोगों की रजिस्ट्री करवा दी, 2-3 लोगों को बेच दिया, हाँ, ठीक एक है। ही प्लॉट को। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर ले रहे हैं तो 100% पेमेंट करिए, उसके बिल्डर की चेक करिए, उनका पेमेंट प्लान अगर 100% देने का है, मतलब 100% पर अगर रजिस्ट्री मोटेशन दोनों करें तो बेस्ट है। ये किस्तों वालों से दूर रहिए। जैसे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने या घटने का क्या, ऐसा क्यों होता है? प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है, घटता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो प्रॉपर्टी का प्राइस है इंडिया में आज के टाइम पे, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा घटता है, मोस्टली बढ़ता क्योंकि ही है। यहाँ पे क्या है ना, जो बिल्डरों की एक अपनी मोनोपोली है, वो हाइप को बना कर रखते हैं, बरकरार रखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, और क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो महंगाई है, उससे काफ़ी तेज़ी से जो है प्रॉपर्टी का भी रेट बढ़ता है, ठीक है। बाकियों के मुकाबले अगर देखें हम, तो प्रॉपर्टी में घटने का जो रीज़न है वो यही है कि घटने का कोई रीज़न है नहीं, ठीक है। घटने का प्रॉपर्टी का रेट कभी घटता नहीं है। वो बात अलग है कि आपने 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में ख़रीद ली है, हाँ। और आपको लग रहा है कि यार मेरा रेट बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं तो रहा है। ऐसा नहीं होता है। जो अप्रिसिएशन होता है वो प्रॉपर्टी का हरदम होता है। अब आपने चीज़ को महंगा ख़रीद लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो इतनी मतलब अच्छी चीज़ मैंने, मतलब कि 10 रुपये की चीज़ आपने 20 रुपये पैसे दे दिए, तो वो अप्रिसिएशन नहीं है, वो आपका फुद्दू बन चुका है और आप गलत इंसान के, मतलब गलत डीलर के चक्कर में फंस चुके हैं। तो आपको जो है इन बातों का ध्यान रखना है, उस जगह की जो एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। जब भी आप पैसा दें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कोई यूथ रियल इस्टेट में कदम रख रहा है, तो उसे क्या क्या चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि उसके आगे चल के उसे अच्छा सेल्स मिल सके? यूथ जो है, अगर आज के टाइम पे अगर कोई भी रियल इस्टेट को करना चाहता है या फिर शुरू करना चाहता है, तो जानकारी जो है सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे जो है, सबसे पहले तो आप जिस बिल्डर के साथ, जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर जानें। बिल्कुल। मैंने भी शुरू में ऐसे कई सारी गलती करी थी, मुझे पता ही नहीं था उस बिल्डर के बारे में, ठीक है।
और वो प्लॉट जो है कई बार बेच दिया, फिर बड़ी मुश्किल से वो रिफ़ंड करवाया मैंने एक कस्टमर का। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या होती है कि आप इनिशियल लेवल पे सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये देखते हैं कि यार सेल कैसे आएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक अच्छे बिल्डर का चुनाव करना है, ताकि अगर आज आप किसी कस्टमर को कोई प्लॉट दिलवा रहे, कोई फ्लैट दिलवा रहे, तो आने वाले टाइम में वो आपको रेफरेंस दे। और आपका कोई भी बिजनेस हो, सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, अगर आपका जो कस्टमर है अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है तो आप फेल हो अपने बिजनेस में। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं तो कहीं पर भी आप किसी के साथ जुड़ रहे, किसी के साथ आप बिज़नेस कर रहे, किसी डेवलपर्स के साथ, किसी बिल्डर के साथ, तो उनके थोड़ा पास्ट के बारे में जान लें, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर लें, उसके बाद उनके साथ काम करें, कंटिन्यू करें, ताकि आपके कस्टमर आपके साथ जो है लंबे समय तक जुड़े रहें। जैसे कोई आपसे कोई यूथ या कोई उसमें रियल एस्टेट में जाना चाह रहा हो और आपसे वो ट्रेनिंग भी लेना चाह रहा हो, तो आप उसे ट्रेनिंग किस उसके थ्रू लिए देंगे, हम कैसे देंगे? मतलब प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब हमारी जो ऑफिस में हम ट्रेनिंग वगैरह उनको देते हैं, प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेकर के डिजिटल मार्केटिंग, और इसके अलावा जो है टारगेट ऑडियंस जो आपकी है उस तक कैसे पहुँचे, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से। advest.com करके जो हमारी अभी जो फर्म है उसके थ्रू हम ट्रेनिंग भी देते हैं, और कि जिस प्रोजेक्ट को हम मार्केट करते हैं उसमें जो भी मतलब काफ़ी अच्छा आप अर्न भी कर सकते हो अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो। ओके। हाँ, उसके लिए आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे जो मेल है, मेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई हाँ, बंदा कोई या रियल एस्टेट में आज इन्वेस्ट कर रहा है तो 5 साल बाद उसे क्या रिजल्ट मिल सकता है? वो तो लोकेशन पे डिपेंड करता है ना। चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ इसे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये जो है पूरा लोकेशन का गेम है। ठीक है, हम पर्टिकुलर जगह में अगर मैं बताऊं तो आप कहीं भी पूरे भारत में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, रियल एस्टेट में आपको अप्रिसिएशन तो होता है, लेकिन आपको जगह का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जब चीज़ें डेवलपिंग फेस में होती है तो अप्रिसिएशन बहुत अच्छा होता है, जब चीज़ें बस जाती है तो उतना अच्छा अप्रिसिएशन होता नहीं है। तो अगर आप कहीं ऐसे किसी गांव में जाकर के प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कहीं एकदम कस्बा या दूर जाकर के जहाँ पे अभी कोई ना तो आईटी कोई सेक्टर आने वाला है ना कोई डेवलपमेंट आ रही है, वहाँ पर आप खरीद लेंगे तो अगले 5 साल में भी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर ले, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास का एरिया है, ठीक है, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर फिल्म सिटी आ रही है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, इसके आसपास जाकर के बेशक आप थोड़ी सी दूर खरीद लें तो अगले 5 साल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल जाएगी। ठीक है सर। जैसे कि नोएडा में भी हुआ पिछले ग्रेटर नोएडा में पिछले 4-5 सालों में जितनी तेज़ी से अप्रिसिएशन आया पूरे भारत में मुझे नहीं लगता कहीं आया होगा। ठीक है, बहुत तेज़ी से अप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी के जो रेट है बहुत तेज़ी से बढ़े। तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा ये चीज़ कि मैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका 5 साल का फ्यूचर कैसा है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जैसे नोएडा के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसके पास्ट के कुछ सालों में कितना अप्रिसिएशन आया, वहाँ पे डेवलपमेंट क्या क्या हो रही है, वहाँ पर जो ग्रोथ है, फ्यूचर ग्रोथ है, वो क्या क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेगी। उसके बाद ये चीज़ आप खुद आइडिया लगाना पड़ेगा कि आपका क्योंकि जो अप्रिसिएशन है वो लोकेशन पर डिपेंड करती है, ये इस पर डिपेंड नहीं करती है कि अगला 5 साल कैसा होगा। 5 साल तो बेशक है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि 5 साल जो है वो बेहतर होगा ही होगा, लेकिन एक होता है कि मतलब कि एकदम से चेंजेस जो आने वाली चीज़ें वो तभी आएगी जब आप एक डेवलपिंग फेस में जाकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ पे अपकमिंग चीज़ें आने वाली है कुछ जो पहले 5 सालों में नहीं थी, लेकिन कुछ अगले 5 सालों में वहाँ बदलने वाला है। अगर आप तब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़रूर होगा। ओके। हमारे ऑडियंस को जो देख रहे हैं वीडियो, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे रियल एस्टेट के थ्रू? देखिए, जो रियल एस्टेट के थ्रू अगर मैं बताऊँ आपको तो जो इंटरेस्टेड हैं अच्छा, रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में 2 तरीके के लोग होते हैं इंटरेस्टेड। एक तो बाहर भी होते हैं जो हो सकता है कि जेवर एयरपोर्ट के पास, या जैसे हम अभी जेवर के पास कुछ सोना में मैं काम कर रहा हूँ अभी, तो अगर कोई सोना में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जेवर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उनके लिए अगर मैं बताऊँ तो बेस्ट है, आप करिए, बहुत ही अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ उनके लिए जो काम करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है आज के टाइम पे पीक पे है, और ये बेस्ट टाइम है सोशल मीडिया के टाइम पे, खास करके यंगस्टर्स के लिए मैं अगर बताना चाहूँ कि पिछले 4-5 सालों में जितनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही है और बदली भी आगे आगे भी बदलेगी, वो मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत तेज़ी से रफ्तार ला सकते हो अपने बिज़नेस में। तो ये बेस्ट टाइम है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर बिज़नेस को करना चाहते हो तो सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करो, खुद पे इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो डेवलपिंग फेस देखिए, कहाँ पर आने वाली अपॉर्चुनिटी कौन सी है,
जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो जो ग्रोथ है वो मेरी अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद कुछ चीज़ें जो है आपको खुद सोचनी पड़ेगी। लेकिन वही है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो ईमानदार रहिए, और अपने काम से ईमानदारी रहेगी तभी आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका बिज़नेस तभी रिपीट भी होगा, आपके कस्टमर रिपीट होंगे, रिपीट होगा तभी आपका बिज़नेस सस्टेन होगा। दोस्तों, सर ने जो जानकारी आपको दी रियल इस्टेट के बारे में, तो इसको फॉलो कीजिए। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। जी। मिलते हैं फिर एक नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।